द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज एक दफ़ा फिर मेरे साथ अमेरिका से शरीक गुफ्तगू हैं ऋषि भारद्वाज। जैसा कि आप जानते हैं वो अमेरिका में पीएचडी करने वाले हैं और उनकी पीएचडी कंप्लीट होने वाली है। ऋषि जी, आज हम गांधी जी के बारे में बात करेंगे और अगर हम शुरू से करें तो उन्होंने इनर टेम्पल से बैरिस्ट्री की, उसके बाद इंडिया आए और फिर वहाँ पे कुछ अरसा प्रैक्टिस की। फिर साउथ अफ्रीका में दादा अब्दुल्ला ने उनको साउथ अफ्रीका बुला लिया अपनी लीगल असिस्टेंस के लिए, तो वो 1893 में साउथ अफ्रीका चले गए और 1915 में वापस इंडिया आए। तो साउथ अफ्रीका में जो उनकी एक्टिविटीज थी उस पर तारीफ भी होती है उनकी, और कुछ लोग तनकीद भी करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं कि उनकी कुछ स्टेटमेंट्स जो थी वो रेशियली इनसेंसिटिव थी। तो कैसे देखते हैं आप उस पीरियड को? जी, वो पीरियड फॉर्मेटिव फेज था गांधी जी की लाइफ का, और ट्रूथ, नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, ये सब जो फिलोसॉफीज डेवलप हुई तो ये उसी टाइम डेवलप हुई। वहीं पर जो है गांधी जी फ्रॉम मोहनदास गांधी बिकेम महात्मा गांधी, और 21 साल का एक लंबा अरसा जो है गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में गुजारा। और वहां पर वो शुरुआत में 1 साल के लिए गए थे, पर 1 साल रहने के बजाय वो वहां 21 साल रह गए। और क्योंकि जब उन्होंने देखा कि जो रेशियल इनजस्टिस होता था इंडियंस के साथ, और इंडियंस को फुटपाथ तक पे चलने नहीं दिया जाता था, उनको फर्स्ट क्लास में बैठने नहीं दिया जाता था, ट्रेन हो या बसेस हो, उसमें गांधी जी को खुद ट्रेन से फेंक दिया गया था फर्स्ट क्लास से। बस में जो है उनकी पिटाई हुई थी, फुटपाथ पर चलने पर उनकी पिटाई हुई थी। तो ये सब ने काफी उनके मन पे असर डाला, और सत्याग्रह की आइडियोलॉजी वहीं पर डेवलप हुई। 1906 में कह सकते हैं पहली बार गांधी जी ने सत्याग्रह की फिलॉसफी को पब्लिकली अनाउंस किया, और उन्होंने काफी जद्दोजहद की साउथ अफ्रीका में इंडियंस के राइट्स के लिए। और कह सकते हैं कि वो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में जाके बने, और 1915 में फाइनली जब वो इंडिया में आए, सो ही वाज रेडी टू टेक द लीडरशिप ऑफ इंडिया। और वही हुआ कि 2 साल के बाद वो चंपारण गए, बिहार, और उसके बाद वहां पर उन्होंने सत्याग्रह किया किसानों के लिए। जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे उसके अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट किया, वो लॉज वापस लिए गए, एंड देन गांधी जी बिकेम द सुप्रीम लीडर ऑफ इंडिया बाय 1921। और जो क्रिटिसिज्म गांधी जी का होता है वहां पर कि उन्होंने कुछ रेसिस्ट कमेंट्स किए, तो हमें उसको प्रॉपर कंटेक्स्ट में समझना होगा। उसका कंटेक्स्ट ये है कि उस टाइम की जो सोच है और आज की सोच ये काफी डिफरेंट है। उस टाइम ऐसी सोच को जो है वो नॉर्मल माना जाता था, उसको रेसिस्ट नहीं माना जाता था। तो वो उस कंटेक्स्ट में गांधी जी पले बढ़े, और उस टाइम ही वाज एन एडमायरर ऑफ ब्रिटिश रूल एंड ब्रिटिश एम्पायर। और काफी वो जो है लाइक उनकी डिमांड्स ये थी कि हमको ब्रिटिशर्स के बराबर माना जाए, इंडियंस को हमको इक्वल मेंबर्स ऑफ द एम्पायर माना जाए, क्योंकि हम तो इन्हीं के जितने सिविलाइज्ड हैं जितने की वाइट्स सिविलाइज्ड हैं। तो कह सकते हैं कि उस टाइम जो एजुकेशन थी और जो पूरा एटमॉस्फेयर था पॉलिटिकल सोशल, तो उसमें यही माना जाता था। बट जलियांवाला बाग मैसेकर ने उनकी सोच पूरी तरह से बदल दी, एंड ही बिकेम कंप्लीटली अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर, और जिसको उन्होंने एक सैटानिक एम्पायर कहा, शैतानी साम्राज्य। और फिर जलियांवाला बाग एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, और उसने उनकी सोच पूरी तरह से बदल दी। और कह सकते हैं कि इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट की असली शुरुआत जलियांवाला बाग के बाद हुई, क्योंकि उसके पहले कोई ऐसी मतलब कांग्रेस कोई इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जो कि प्रोटेस्ट करता फ्रीडम इंडिपेंडेंस के लिए। और उसका इतना ही लिमिटेड था कांग्रेस का कि पेटिशंस अंग्रेजों को जाके दे दी जाए कि हमको लेजिस्लेचर में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिले, हमको सिविल सर्विसेज में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिले, बस इतनी ही डिमांड्स थी कांग्रेस की। पर उनकी लाइफ के एंड तक आते आते गांधी जी ही सपोर्टेड द इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स इन अफ्रीका, और उन्होंने काफी जो है लाइक कहा कि जो अफ्रीकन्स हैं उन्हें भी आजाद रहने का हक है। एंड देन ही बिकेम लाइक काइंड ऑफ और उन्होंने ये भी कहा अपनी लाइफ के एंड में कि हमें ब्रिटिशर्स की या व्हाइट रेस की नकल नहीं करनी चाहिए,
हर कोई अपने हिसाब से इम्पोर्टेंट है. सो हिज व्यूज चेंज्ड विद टाइम, आप ये कह सकते हैं. अच्छा, ऋषि, ये कहा जाता है कि जो पहले एशियन नोबेल लॉरिएट थे, रविंद्रनाथ टैगोर, Yes. उन्होंने पहली दफा 1915 में गांधी जी को महात्मा का टाइटल दिया. Yes. तो इसको कैसे देखते हैं आप? कितने लोग हैं सनातन धर्म में, हिंदुइज्म में, जिनको महात्मा का टाइटल दिया गया है? देखिए, महात्मा का टाइटल ऐसा कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो कि ये टाइटल देता हो. ये तो आम बोलचाल में जो टाइटल फेमस हो जाता है, जैसे भगवान बुद्ध को कहा जाता है महात्मा बुद्ध, जो ज्योतिबा फुले थे उनको कहा जाता है महात्मा फुले. तो ये ऐसे मतलब जो फेमस हो जाता है तो वो कहा जाने लगता है. बट गांधी जी कभी इसको सही नहीं मानते थे और उन्होंने ये तक लिखा है कि आई एम पेन्ड बाय दिस टाइटल बिकॉज आई डोंट डिजर्व इट. आई एम अनडिजर्विंग ऑफ दिस टाइटल, कि मैं कोई महात्मा नहीं हूं. आई एम अ सिनर एंड आई एम अ मॉर्टल, लाइक एनीबडी एल्स. सो वो कभी खुद को महात्मा कहलवाना पसंद नहीं करते थे. इसीलिए जो वो सिग्नेचर करते थे वो भी एम के गांधी के नाम से ही करते थे. महात्मा गांधी, ही नेवर लाइक्ड दैट टाइटल एंड ही नेवर प्रमोटेड दैट टाइटल. अच्छा ऋषि, पाकिस्तान में गांधी जी का जब तस्करा आता है तो कुछ लोग ये कहते हैं कि वो राम राज नाफिज करना चाहते थे. गोया एक हिंदू राज वो करना चाह रहे थे, एक्सक्लूसिव हिंदू राज. और यहाँ तक भी कहा जाता है कि 1937 में जब कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज बनी 7 सूबों में, तो उस वक्त गांधी जी का जो फोटोग्राफ था, स्कूलों में बच्चों को फोर्स किया जाता था कि वो उनको वर्शिप करें. उसके अलावा भी कहा जाता है कि अनस्पीकेबल एट्रोसिटीज वर कमिटेड अगेंस्ट मुस्लिम्स. और ये अलग बात कि इवन उस वक्त जो वॉइस राय थे, लिन लिथगो, हु वाज वेल डिस्पोज्ड टुवर्ड्स द मुस्लिम लीग, उन्होंने भी इस प्रोपेगेंडे को ज्यादा अहमियत नहीं दी थी. और मुख्तलिफ जो गवर्नर्स थे सूबों के, उन्होंने भी ज्यादा अहमियत नहीं दी, वरना वो उन गवर्नमेंट्स को उसी वक्त डिसमिस कर सकते थे अगर वो वाकई ऐसी एट्रोसिटीज कमिट कर रही होती तो. यस. आप कैसे देखते हैं इस सारी कंट्रोवर्सी को? देखिए, जहां तक राम राज्य की बात है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि गांधी जी ने खुद कहा था कि राम राज्य हैज नथिंग टू डू विद द हिस्टोरिकल लॉर्ड राम. और इस राम राज्य का जो है वो भगवान राम से कोई लेना देना नहीं है. राम राज्य मीन्स जस्ट एन आइडियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस. तो आइडियल डेमोक्रेसी, परफेक्ट डेमोक्रेसी, यही राम राज्य है गांधी जी के सोच में, उनकी थिंकिंग में. और जो अगर आप लोगों को मजहबी, अगर एक बार के लिए मान भी लिया जाए कि रामराज मीन्स हिंदू मजहबी रियासत, तो आप लोगों का तो पूरा स्टेट ही जो है वो इस्लामिक रियासत के कंसेप्ट पे बना है. तो कैसे आप लोग किसी हिंदू मजहबी रियासत को अपोज कर सकते हैं और ऑन एट द सेम टाइम एक मुस्लिम मजहबी रियासत को सपोर्ट कर सकते हैं? तो ये तो हिपोक्रेसी हुई. और राम राज्य का तो कोई हिंदुइज्म से लेना देना भी नहीं था. उन्होंने खुद कहा कि इसका मतलब सिर्फ परफेक्ट डेमोक्रेसी है जिसमें अमीर और गरीब को एक जो है बराबर के हक हो. पहली बात तो ये. दूसरी बात आपने की 1937 की, तो इसको पहले ही बहुत बार डिबंक किया जा चुका है कि उस टाइम के जितने भी वो गवर्नर्स थे, ब्रिटिश गवर्नर्स, वाइस रॉय लॉर्ड लिनलिथगो, जो कि काफी सपोर्ट करते थे मुस्लिम लीग को, और जिना को उन्होंने लाइक पहली बार गांधी जी के बराबर ट्रीट किया, तो जिना ने खुद कहा कि आई वाज सरप्राइज्ड दैट आई वाज ट्रीटेड इक्वली विथ मिस्टर गांधी. सो वो तो काफी फेवरेबल थे टू द मुस्लिम लीग, और उन्होंने तक कहा कि इन एलिगेशंस में कोई सच्चाई नहीं है. तो इट शोज कि ये सब प्रोपेगेंडा था. और वंदे मातरम का बात है, उसको भी पहले बताया जा चुका है कि उसमें जो ऑब्जेक्शनेबल स्टैंजास थे मुस्लिम लीग के लिए, जिसमें भारत माता की तुलना हिंदू देवी देवताओं से की गई है, उनको एक्सपंज कर दिया गया था. और जो शुरुआती स्टैंजास थे जिसमें कोई भी रिलीजियस कॉनोटेशंस नहीं है, उन्हीं को गाया जाता था. और जहां तक फोटो के सामने प्रे करने की बात है, तो पहली बात तो ये कितना सही है इसको कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि उस टाइम तक फोटोग्राफी इतनी आम थी ना इंडिया में. ये कहीं मेंशन भी नहीं है कि लार्ज स्केल पर ऐसा हुआ, और अगर कहीं हुआ भी होगा तो फोटो को रिस्पेक्ट देना और प्रे करना, वर्शिप करना, ये दो अलग अलग चीजें हैं. तो इसका मैं ऐसे जवाब दूंगा कि इन एलिगेशंस में भी कोई सच्चाई नहीं है.
अच्छा ऋषि, उस वक्त एक एजुकेशन स्कीम भी आई थी, विद्या मंदिर स्कीम। हम्म। उसके बारे में भी बहुत से ऑब्जेक्शंस रेज किए जाते हैं पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक्स में। तो उसको कैसे देखते हैं आप? और लियाकत अली खान ने भी उस पर ऑब्जेक्शन किया था, वो ऑब्जेक्शन क्या था? देखिए, विद्या मंदिर स्कीम में यही था कि उसमें नॉन वायलेंस के बारे में बताया जाता था बच्चों को, वर्च्यूज ऑफ नॉन वायलेंस और इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स, की सभी रिलीजन बराबर हैं, सभी रिलीजन अच्छे हैं, सभी रिलीजन अच्छे हैं, ये बताया जाता था। पर लियाकत अली खान ने इसको काफी अपोज किया और उन्होंने यहाँ तक कहा कि इस्लाम में वायलेंस की गुंजाइश है और जो पूरा जिहाद का कंसेप्ट है इसमें वायलेंस की गुंजाइश है, तो मुसलमान कभी भी कंप्लीट नॉन वायलेंस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं और इस्लाम के दिफा के लिए तलवार उठाई जा सकती है। और उन्होंने ये भी कहा कि सारे रिलीजन इक्वल हैं, ये इस्लाम की सीख नहीं है और सारे रिलीजन सच्चे हैं, तो इसको मुसलमान नहीं मान सकते हैं। तो इस पर जो है लाइक लियाकत अली खान ने विद्या मंदिर स्कीम को भी अपोज किया था। अच्छा, अब हम आते हैं, बहुत बड़ा जो वाकया था गांधी जी की जिंदगी का, वो था कलकत्ता राइट्स के बाद उनका जो वहां पीस मिशन था। उसके बाद फिर वो नवाखली भी गए और मेरा ख्याल है बिहार भी गए। उसके बारे में कुछ बताइएगा। देखिए, जहां तक इसकी बात है, डायरेक्ट एक्शन डे वो मुस्लिम लीग ने स्पॉन्सर किया था, सोहरावर्दी उसके जो है मेन लाइक स्पॉन्सर थे, और सोहरावर्दी वाज रिस्पांसिबल फॉर द कैलकाटा राइट्स और वायलेंस, और जिसको सोहरावर्दी ने खुद बाद में एक्सेप्ट भी किया गांधी जी के सामने ही, और उन्होंने इसके लिए माफी भी मांगी और कहा कि मैं शर्मिंदा हूं इसके लिए। सो जब वहां पर वायलेंस होती है तो उसके बाद अक्टूबर नवंबर में नोआखली, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट था ईस्ट बंगाल का, जो कि आज बांग्लादेश है, वहां पर हिंदुओं के खिलाफ वायलेंस स्टार्ट हो जाती है ऑन अ मैस स्केल। सो गांधी जी फिर पीस मिशन के लिए नोआखली जाते हैं एंड वो वहां पर नवंबर से 1946 से मार्च 1947 तक रहते हैं। अच्छा 4-5 महीने का जो है समय वो वहां पर गुजारते हैं और वहां पे वो लाइक कभी एक गांव में रहते हैं, फिर दूसरे गांव जाते हैं, फिर तीसरे गांव, तो ऐसे लाइक वो सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर चलते हैं और हर जगह जाके वो लोगों को नॉन वायलेंस और पीस ये सब बातें करते हैं। बट वहां की जो मुस्लिम लीग की लोकल लीडरशिप थी वो काफी अपोज करती है गांधी जी को, और फजलुल हक तो यहाँ तक कहते हैं कि गांधी जी की प्रेजेंस ने इसको काफी लाइक इस्लाम को काफी हार्म किया है, जो नोआखली में उन्होंने किया है इससे इस्लाम को बहुत हार्म पहुंचा है। और लाइक उनका जो वो, क्योंकि वो चप्पल नहीं पहनते थे वहां पे, वो कोई शूज कोई सैंडल्स नहीं पहनते थे, ही यूज्ड टू वॉक बेयरफुट, तो उनका जो रास्ता था उसमें जो वहां पर मुस्लिम लीग के वर्कर्स थे वो गंदगी फैलाते थे, वहां पे कांटे और वो सब डालते थे, तो पहले भेजना पड़ता था कि रास्ता साफ करो जब गांधी जी आएंगे तो। और काफी उनको अपोज किया गया वहां पर, जो उनकी प्रेयर मीटिंग्स होती थी उसमें मुसलमानों ने लगभग आना बंद कर दिया, वहां कोई मुसलमान नहीं रहता था, वहां सारे हिंदू रहते थे। और नवंबर से मार्च तक वो वहां पर रहे। वायलेंस ऑलमोस्ट जो है कंट्रोल में आ गई थी, पर उसी टाइम जो है बिहार के कांग्रेस के जो लीडर्स थे, मुस्लिम लीडर्स, उन्होंने गांधी जी को बोला कि यहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ वायलेंस हुई है और यहाँ पर माहौल काफी खराब है, तो आप यहाँ पर आइए। तो गांधी जी मार्च में फाइनली नोआखली से बिहार गए, और जैसे ही गांधी जी ने नोआखली छोड़ा वैसे ही वायलेंस स्टार्ट हो गई वहां पर अगेंस्ट हिंदूज, और एंड में आके गांधी जी को भी कहना पड़ा कि हिंदूज शुड इधर लीव नोआखली और पेरिश। तो गांधी जी ने भी एंड में हाथ खड़े कर दिए कि या तो हिंदू नोआखली छोड़ दें या फिर मारे जाएंगे। सो ये नोआखली में उनका पीस मिशन था। अच्छा, तो बिहार में किस हद तक वो कामयाब हुए वायलेंस को रोकने में? और बिहार, क्या जिन्ना साहब भी गए थे बिहार? जिन्ना साहब कहीं कभी कहीं नहीं गए। जिन्ना साहब अपने जो है लाइक अपने घर को छोड़ के, अपने जो भी उनका रेसिडेंस होता था उसको छोड़ के उनको कहीं भी जाना पसंद नहीं था। इवन पंजाब के रेफ्यूजी कैंप्स में बस वो एक बार गए, और काफी लोगों के रिक्वेस्ट करने के बाद, और इश्तियाक अहमद जो कि हिस्टोरियन है, उन्होंने भी इसको, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी इसको जो है डिस्क्राइब किया है कि वो इवन पार्टीशन के बाद भी पंजाब में केवल वो एक ही बार एक रेफ्यूजी कैंप में गए, दैट्स इट।
जबकि गांधी जी ने तो महीनों महीनों रेफ्यूजी कैंप में, मतलब रेफ्यूजीज के साथ वो रहे, मतलब ऐसा नहीं कि वो बस टूर करने जाते थे, वो रेफ्यूजीज के साथ रहते थे। तो गांधी जी गरीबी का जो है वो नहीं करते थे कि कभी किसी गरीब की झोपड़ी में चले गए और कुछ खा लिया, वो गरीबों के साथ रहते थे और गरीब बन के रहते थे। इवन दिल्ली में भी वो जब रहे तो वो हरिजन बस्ती में रहते थे, जिसको उस टाइम हरिजन बस्ती कहा जाता था। उसमें उन्होंने बाद में फिर जब नेहरू और पटेल के रिक्वेस्ट पर वो बिरला हाउस में रहने आए, कि उन्होंने कहा कि वहां पर काफी हम उतना सिक्योरिटी आपको नहीं प्रोवाइड करवा पाएंगे, काफी मसले हैं वहां पर आपके स्टे के, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ है वहां पे इस टाइम, तो आप बिरला हाउस में रहिए। तो वो काफी रिलेक्टेंटली फिर फाइनली बिरला हाउस में आए थे। एक कांग्रेस की लीडर हैं, लेडी लीडर, उनको कहा जाता है, उनको कोट किया जाता है कि इट कॉस्ट्स द कांग्रेस अ लॉट ऑफ मनी टू कीप गांधी इन पॉवर्टी। इन पॉवर्टी। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में गांधी जी ने तो कभी कहा नहीं कि आप लोग मुझ पर इतना जो है खर्चा करिए, इतना एक्सपेंसेस करिए। तो वो तो अब जो करता था, अब क्योंकि लाइक वो सच अ बिग लीडर, तो अब उनके साथ जो भी एंटोराज चलता तो उस पर थोड़ा तो खर्चा हो गई। बट ही नेवर आस्क्ड एनीबॉडी फॉर एनी फेवर्स कि आप मुझे ये करवाइए या वो करवाइए। ही यूज्ड टू लिव लाइफ एज द सिंपलेस्ट एंड द पुअरेस्ट ऑफ द इंडियन एट दैट टाइम। अच्छा, गांधी जी फिर दिल्ली का जो कैंप था, मुस्लिम रेफ्यूजीज जो थे, जो वहां से पाकिस्तान जाना चाह रहे थे, उन उन कैंप्स में भी गए थे, यस। और वहां पे क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने? इसके पीछे भी देखिए एक बैकग्राउंड है कि गांधी जी जब लाइक सितंबर 1947 में बंगाल से दिल्ली आते हैं, और उनका एम ये रहता है कि अब मैं वेस्ट पंजाब जाऊंगा, लाइक मींस लाहौर, रावलपिंडी, मतलब पाकिस्तान में जाऊंगा। और उन्होंने कई बार डिक्लेयर किया था कि अब मेरी आने वाली लाइफ जो है, जो जितने भी साल हैं, वो अब पाकिस्तान में ही बीतेंगे। एंड हिज अल्टीमेट एम वाज कि जितने भी हिंदू और सिख पाकिस्तान से आए हैं उन्हें मैं वापस पाकिस्तान लेके जाऊंगा, और मैं उन्हें वहां उनकी जमीनों पर मैं फिर से बसवाऊंगा। और जितने भी मुसलमान इंडिया छोड़ के पाकिस्तान गए हैं उन सबको मैं अपील करूंगा और सबको मैं वापस इंडिया बुलवाऊंगा। गांधी जी का अल्टीमेट एम यही था। तो वो सितंबर में जब आते हैं दिल्ली, तो एयरपोर्ट सॉरी रेलवे स्टेशन पर उन्हें सरदार पटेल रिसीव करने आते हैं। तो गांधी जी खुद लिखते हैं, उनके कलेक्टेड वर्क्स में है भी ये, कि गांधी जी कहते हैं कि सरदार पटेल जो कि काफी जॉली नेचर के पर्सन हैं, मैंने उनको काफी टेंस देखा और काफी उन्हें मैंने जो है डिप्रेस देखा, और नेहरू भी काफी डिप्रेस थे। तो उन्होंने मतलब फिर बातचीत की उन लोगों से कि क्या हुआ। उन्होंने कहा कि दिल्ली का माहौल काफी खराब है और यहाँ पर वायलेंस जो है वो उतनी बड़े लेवल पर तो नहीं हो रही है, बट होती छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, और काफी टेंस्ड माहौल है दिल्ली में। तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग क्या करें आखिर। तो गांधी जी फिर सोचे कि मुझे अभी दिल्ली में ही फिलहाल रहना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में काफी रेफ्यूजीज भी आए हुए थे पंजाब से, हिंदू और सिख, और काफी सारे रेफ्यूजीज जो कि पाकिस्तान जाने वाले थे वो भी वहीं पर थे। तो दिल्ली वॉज वेरी टेंस्ड एट दैट टाइम। सो गांधी जी को लगा कि पीस मेंटेन करने के लिए मुझे यहीं पर रहना चाहिए। तो वो बहुत सारे लोगों से दिल्ली मिलते, उनसे हिंदू सिख मुसलमान सब मिलने आते, और लोग उनके सामने आते और वो अपना जो उन पर आप बीती है वो सुनाते उन्हें। और वो कहते कि हमारे पूरे परिवार का कत्ल कर दिया गया हमारी आंखों के सामने। औरतें आती वो रोती, मर्द आते वो रो के पूरा अपनी कहानी बताते। तो गांधी जी यही बोलते कि मैं बस सुनता रहता चुपचाप, मैं कुछ कर नहीं पाता था, एंड आई वॉज वेरी हेल्पलेस, एंड आई यूज टू फील अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ कि मैं कुछ नहीं कर सकता इन लोगों के लिए। तो ये जनवरी में उनके पास जो है कुछ मुसलमान आए दिल्ली के लोकल, और उन्होंने ये कहा कि हम जो है लाइक हम आप कुछ ऐसा अरेंज करिए कि आप हमें इंग्लैंड भेज दीजिए। तो गांधी जी ने बोला इंग्लैंड क्यों? तो उन्होंने कहा कि देखिए अब इंडिया में तो हम लोग रह नहीं सकते हैं, क्योंकि हमने तो हमेशा पार्टीशन को अपोज किया, मुस्लिम लीग को अपोज किया, जिना को अपोज किया, पर अभी दिल्ली में ऐसा माहौल है कि हम तो रह ही नहीं सकते यहाँ पर, और पाकिस्तान हम किसी हालत में जाएंगे नहीं, तो आप हमें इंग्लैंड भेजने का कोई बंदोबस्त कर दीजिए।
तो ये सुन के गांधी जी इतना शॉक हुए, तो उनको लगा कि अब मुझे कुछ करना चाहिए, बिकॉज इनफ इज इनफ। तो और दिल्ली में अब पीस जो है बहाल होनी ही चाहिए। तब उन्होंने फिर वहां पर जो उनके फाइनल हंगर स्ट्राइक थी, और जो कि 13 जनवरी 1948 को शुरू हुई थी, वो उन्होंने स्टार्ट की। और उन्होंने कहा कि अब ये स्ट्राइक में तब तक नहीं तोड़ूंगा जब तक दिल्ली में पीस बहाल नहीं होती, लोग डिक्लेयर नहीं करते हैं कि हाँ अब यहाँ मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी कदम नहीं उठाए जाएंगे, जो कि जो इकोनॉमिक बॉयकॉट चल रहा है वो नहीं होगा, जो मुसलमानों के घरों से मस्जिदों पर कब्जा हो गया वो खाली किया जाएगा, तब तक बोले मैं अपना उपवास नहीं तोड़ूंगा। और फिर फाइनली 4-5 दिन बाद सभी लोग लाइक हिंदू मुस्लिम सिख लीडर्स सभी आए गांधी जी के पास, और उन्होंने गांधी जी से कहा कि हम जो है अब यहाँ पर कोई भी वायलेंस नहीं होगी, मुसलमानों का कोई बॉयकॉट यहाँ पर नहीं होगा, एंड दे वुड बी अलाउड टू लिव हियर इन पीस एंड डिग्निटी। तब जाके फिर फाइनली गांधी जी ने वो उपवास तोड़ा, जो कि उनके मर्डर का भी कारण बना, जिसको गोडसे ने एक रीजन बताया उनके मर्डर के लिए। जी, मैं उधर ही आना चाह रहा था। तो नथुराम गॉडसे जो पूना में पैदा हुए 1910 में, और उन्होंने गांधी जी का मर्डर किया, और उन्होंने किताब भी लिखी, वाई आई असैसिनेटेड गांधी। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि बाद में वो शर्मिंदा भी हुए इस बात से, लेकिन उस वक्त उनका ये ख्याल था कि गांधी जो हैं वो मुसलमानों को ज़रूरत से ज़्यादा अपीज कर रहे हैं, उनको अनफेयर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, अनफेयर कंसेशंस दे रहे हैं, और वो हिंदुओं के लिए हार्मफुल हैं। एंड ही आल्सो ब्लेम्ड हिम फॉर पार्टीशन। तो कैसे देखते हैं आप इस सब कंट्रोवर्सी को? और ये भी कहा जाता है कि नथुराम गॉडसे के जो इनिशियल डेज थे, इनिशियल ईयर्स जो थे, ही वाज रेज्ड एज अ गर्ल, yes. और उनके नाक में जो है एक नोज रिंग भी डाली गई थी, जिसकी नथ, वजह से उनका जिसको नाम नथ कहते हैं, नथुराम। जी। तो उसी वजह से नाथूराम कहा गया। तो नाथूराम गोडसे का बैकग्राउंड समझना काफी जरूरी है, बिकॉज नाथूराम गोडसे की फैमिली में जो मदर फादर थे उसके, जो भी उनके बेटा पैदा होता वो मर जाता था। तो उनको लाइक एक सुपरस्टिशन हो गया कि हम हमारे घर में जो भी बेटा पैदा होता है वो मर जाता है। तो नाथूराम गोडसे जब पैदा हुआ तो ही वॉज रेज्ड एज अ गर्ल, so he was raised as a girl, that's why नाथूराम नाम ही पड़ा नाथूराम गोडसे का। उसके बाद फिर ही फेल्ड इन द हाई स्कूल, तो उसमें वो कुछ ज्यादा कर नहीं पाया नाथूराम गोडसे। उसके बाद ही ट्राइड सम आर्टिजन वर्क, लाइक कारपेंटर एंड स्टफ लाइक दैट, बट उसमें भी वो सक्सेसफुल नहीं रहा। तो काफी लाइक साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि नाथूराम गोडसे ने जो क्राइम किया, it was he was trying to prove his masculinity, जो ये प्रूव करना चाह रहा था कि नो आई एम अ मैन, और टू गेट प्रोमिनेंस इन द सोसाइटी, क्योंकि उस टाइम एक ब्राह्मण के लिए ये सब काम करना इट वाज कंसीडर्ड वेरी बैड, बहुत ही एक बढ़ई का काम करना ब्राह्मण के लिए एट दैट टाइम इन महाराष्ट्र, इट वाज नॉट कंसीडर्ड लाइक वेरी प्रोमिनेंट थिंग। सो अच्छा। नाथूराम गोडसे की का बैकग्राउंड लाइक काफी इंटरेस्टिंग है, ये आप कह सकते हैं। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा था कि गांधी वाज द फादर ऑफ पाकिस्तान, ही वाज नॉट द फादर ऑफ द नेशन। और उन्होंने ये भी कहा, एक उनकी स्टेटमेंट कोट की जाती है कि 1946 में मैंने आरएसएस छोड़ दी थी। तो उस पर भी काफी कंट्रोवर्सी है कि क्या छोड़ी थी, नहीं छोड़ी। फिर उन्होंने सावरकर के साथ मिलकर हिंदू राष्ट्र दल भी एक बनाया था। यस, सो क्या कहेंगे आप इन yeah, he डेवलपमेंट्स के was बारे में? like very prominent in the Hindutva politics of Maharashtra, or he had like close association with Veer Savarkar also, Vinayak Damodar Savarkar, और इन द कॉन्स्पिरेसी उसमें और भी लोग शामिल थे, लाइक नारायण आप्टे एंड अदर पीपल। नारायण आप्टे को तो फांसी भी हुई थी, एंड अदर्स हु वर इन्वॉल्व्ड दे वर सेंटेंस्ड टू अदर टर्म्स लाइक लाइफ इम्प्रिजनमेंट, किसी को 10 साल की सजा, किसी को 15 साल की, ऐसे करके हुई। अच्छा ऋषि, मैंने ये भी सुना है कि जिस जज ने उनको सजा दी
उसकी आंखों में आंसू थे। नो, इट्स कंप्लीटली फॉल्स। और वो जज थे, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि ये नाथुराम गोडसे एक ये कोई कोर्ट जो है लाइक ही इज ट्रीटिंग इट एज अ ड्रामा। और जो स्टेटमेंट वो पढ़ रहे हैं इतना ड्रामेटिकली पढ़ रहे हैं कि लाइक लगता ही नहीं है कि ये कोर्ट है। तो उनका एंड ये स्टेटमेंट था, एंड ही वाज एक्चुअली वेरी इम्प्रेस्ड बाय गांधी जी बिकॉज ही मेट गांधी जी जस्ट अ फ्यू डेज बिफोर हिज अनफॉर्चुनेट असैसिनेशन। अच्छा, ये दुरुस्त है बात कि Nathuram Godse was repentant afterwards and he did not want to be hanged. उन्होंने मर्सी पिटिशन की थी, क्या कहा था? जी, मर्सी पिटिशन भी की थी और उन्होंने ये भी कहा था कि लाइक मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और अगर मुझे छोड़ दिया जाता है तो मैं अपनी पूरी लाइफ गांधी जी के मैसेज को सोसाइटी में फैलाने के लिए काम करूंगा। तो ये भी कहा जाता है एट द एंड। But is it factually true? आप दिस इज फैक्चुअली ट्रू और इस पर आर्टिकल्स भी लिखे जा चुके हैं। ओके। और ये बताइएगा कि पाकिस्तान में गांधी जी का जब मर्डर हुआ तो किस तरह की रिसेप्शन दी गई इस खबर को पाकिस्तान में? क्योंकि फ्रीडम एट मिडनाइट में मैंने पढ़ा कि काफी मॉर्निंग की गई और जिन्ना साहब ने भी मैसेज भेजा कंडोलेंस का, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने ये कहा अपनी मुख्तलिफ जो ब्रांचेस थी उनकी मुख्तलिफ शहरों में कि ए फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान हैज बीन किल्ड इन इंडिया, सो वी शुड मोर्न हिज डेथ। और हर जगह पे जलसे किए जाएं और लोगों को बताया जाए कि गांधी वाज अ फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान एंड ही वाज अ फ्रेंड ऑफ मुस्लिम्स। तो आपके इल्म में है ये बातें? Because see, like Gandhi ji was the biggest leader of the Indian subcontinent by far. गांधी जी के बराबर आसपास भी कोई नहीं था। जिना कितना भी कोई कह ले, जिना वाज नोबडी इन हिज स्टेचर कंपेयर्ड टू गांधी जी। सो एवरीबॉडी न्यू कि गांधी जी का स्टेचर क्या है। और जो आपने जिना के स्टेटमेंट के बारे में कहा कि वो भी इतना केयरफुली क्राफ्टेड था कि उसमें भी जिना ने यही कहा कि मिस्टर गांधी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स प्रोड्यूस्ड बाय द हिंदू कम्युनिटी। मतलब उसमें भी उन्होंने मतलब मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी को कहा कि ही वाज अ हिंदू लीडर बेसिकली। तो और इवन उस पे ऋषि जी ये भी कहा जाता है कि उनके सेक्रेटरी ने ये कहा हाँ, कि यस, ये आप हिंदू का लफ्ज निकाल दें और इंडियन लीडर कह दें या कुछ, तो जिन्ना साहब डिड नॉट एग्री। या सो इट शोज हिज कम्युनल माइंडसेट कि इवन इतनी बड़ी ट्रेजेडी होने के बाद भी जिन्ना ही वाज नॉट कॉलिंग हिम एन इंडियन लीडर। वो तब भी हिंदू लीडर ही गांधी जी को कह रहे थे। सो यू कैन सी व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट ही हैड। Yeah, but tributes were paid to him all over the Indian subcontinent. मैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट बोलना ही पसंद करता हूँ, साउथ एशिया बोलना मैं पसंद नहीं करता बिकॉज साउथ एशिया काफी रिसेंट टर्म है और ये अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने ये टर्म फेमस की है, बट आई लाइक टू कॉल इंडियन सबकॉन्टिनेंट। अच्छा ऋषि, पाकिस्तानी एक जर्नलिस्ट थे, लाहौर में रहते थे, शोरश काश्मीरी। उन्होंने यस, हुसैन शहीद सोहरवर्दी पे एक छोटी सी किताब लिखी है जिसमें उन्होंने एक वाकया लिखा कि मेरी उनसे बड़ी दोस्ती थी और एक दफ़ा वो मुझसे कहने लगे कि मेरी दो डिज़ायर्स हैं। और मैंने जब पूछा तो बड़ा इसरार करके मुझे पूछना पड़ा, वो टाल मटोल कर रहे थे। तो मैंने कहा जी क्या हैं आपकी दो डिज़ायर्स ना? तो उन्होंने कहा जी एक मेरी डिज़ायर ये है कि मैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनूं। तो यस, उन्होंने कहा जी दूसरी डिज़ायर क्या है? तो उन्होंने कहा दूसरी डिज़ायर मेरी ये है कि मैं एज प्राइम मिनिस्टर एक पब्लिक रैली में लोगों को गांधी की वो तस्वीर दिखा सकूं जो हम अपनी पॉलिटिकल एक्सपीडियंसीज की वजह से नहीं दिखाते अवाम हैं। से छुपाते रहे हैं। तो और मेरे लोग इतने टॉलरेंट हो जाएं कि वो मेरी बात सुन लें। उस पे फिर शोरश काश्मीरी ने कहा कि क्या आप गांधी जी की अजमत के कायल हो गए थे, उनकी ग्रेटनेस को मान गए थे? तो उन्होंने कहा हाँ, उस शख्स के सीने में एक ऋषि का यानी सेंट का दिल था। दिल था, यस। तो आपके इल्म में है ये? आप Yes, क्या ऐड and करना he, चाहेंगे इसमें? yeah, and yes, he became a very big admirer of Gandhi ji. क्योंकि जो सोहरावर्दी he was responsible for the riots in 1946, 47 में he changed completely, and Mahatma Gandhi and Sohrawardi played a leading role in maintaining peace and order in 1947 in Bengal.
तो इसमें आप क्या तारीफ कर सकते हैं सोहरावर्दी की कि जो इंसान 46 में राइट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल था, 47 में वही इंसान फिर पीस के लिए उस काम किया उन्होंने. सो यू कैन सी द चेंज. जी, बाद में फिर सोहरावर्दी को पाकिस्तान में ट्रेटर भी कहा गया और कुछ और लफ्ज भी उनके लिए और नेगेटिव एंड ही यूज वाज किए नॉट गए. वेरी श्योर अबाउट द टू नेशन थ्योरी आल्सो, जिसको चौधरी खलीकुल जमान ने अपनी बुक में भी मेंशन किया है जी, कि ये सोहरावर्दी वाज अनश्योर अबाउट द टू नेशन थ्योरी. और इवन 1947 में एक यूनाइटेड बंगाल का भी प्रपोजल था कि बंगाल ना तो इंडिया का पार्ट बने ना पाकिस्तान का, और पूरा बंगाल, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल, वो एक सेपरेट कंट्री बने. एंड सोहरावर्दी सपोर्टेड दिस. वो तो एक स्टेज पे जिन्ना साहब भी मान गए थे कि इंडिपेंडेंट बंगाल बन जाए, क्योंकि उनका ये कहना था कि बंगाल का क्या फायदा है अगर कलकत्ता उसका हिस्सा नहीं होता. यस. अच्छा ऋषि, बहुत सारी इंटरनेशनल पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने गांधी जी की तारीफ की है, जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो एक अमेरिकन सिविल राइट्स लीडर थे, और नेल्सन मंडेला और आइंस्टाइन. और यूएन जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस मनाती है 2 अक्टूबर को. उनके बर्थडे पर. यस. जी, गांधी जी का बर्थडे है अक्टूबर 2. तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? जी, आप कह सकते हैं कि इंडिया के बाहर दो ही इंडियंस फेमस हैं, भगवान बुद्ध और महात्मा गांधी. भगवान बुद्ध को इंडियन बोलना थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा फॉर द नेपालीज फ्रेंड्स, बिकॉज दे क्लेम दैट ही वाज बोर्न इन लुम्बिनी व्हिच इज इन नेपाल. बट मैं ये कह सकता हूँ कि उस टाइम नेपाल का कोई कंसेप्ट नहीं था, और वो तो काफी बाद में आया है इन द 18th सेंचुरी. सो इंडिया का ही पार्ट था उस टाइम लुम्बिनी भी. सो भगवान बुद्ध, ही कैन बी कॉल्ड एन इंडियन. तो इंडिया के बाहर दो ही इंडियंस फेमस हैं. And Gandhi ji is a global icon. Nobody knows about Jinnah outside the subcontinent, except those who are interested in the politics of the Indian subcontinent. और गांधी जी को पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, अमेरिका हो या ब्राजील हो या साउथ अफ्रीका हो या इंग्लैंड हो या रशिया हो, दुनिया के 150 से ज्यादा देशों ने स्टैम्प्स निकाले हैं गांधी जी की मतलब फोटो पर. So you can see the impact and his stature all over the world. और जहां तक आपने नाथुराम गोडसे की बात की थी कि उसने गांधी जी को पार्टीशन का रिस्पॉन्सिबल बताया, तो इस पर तो हंसा ही जा सकता है, बिकॉज ही वॉज नॉट वेरी वेल एजुकेटेड पर्सन. और जो स्टेटमेंट भी पढ़ा नाथुराम गोडसे ने, वो करीब 90 से 100 पेज का था. और उसमें भी लाइक इट वाज मोर ऑफ ए प्रोपेगेंडा, उसमें हिस्टोरिकल फैक्ट्स को तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया था. और जज ने भी इसको पॉइंट किया था कि आप जो पढ़ रहे हैं इट इज फैक्चुअली इनकरेक्ट, और काफी आप प्रोपेगेंडा जो है कर रहे हैं थ्रू दिस स्टेटमेंट. तो वो जो पूरा स्टेटमेंट है वो इट इज फुल ऑफ लाइज एंड हाफ ट्रूथ्स. और काफी लोगों का तो ये भी मानना है कि वो नाथुराम गोडसे ने लिखा भी नहीं था, वो किसी और ने लिखा था, क्योंकि नाथुराम गोडसे was not that capable of writing, such kind of thing. और आइंस्टाइन का एक कोट मैंने देखा जिसमें उन्होंने कहा था कि आने वाली नस्लों को मुश्किल से यकीन आएगा कि कभी एक ऐसा शख्स भी हो गुजरा है. और उन्होंने कहा कि गांधी के जो व्यूज थे वो बड़े इनलाइटेंड थे और हमें गांधी के रास्ते पे ही चलना होगा, उसी से जो है दुनिया की भलाई होगी. दुनिया की भलाई होगी. और उन्होंने कहा कि his thoughts were the most enlightened of all the men in our time. अच्छा, आज ये कहा जाता है कि आज के इंडिया में गांधी जी को वो मकाम हासिल नहीं है जो आज से 20 साल पहले या 30 साल पहले था. इस बात को आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, गांधी जी का स्टैचर इतना बड़ा है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो वो गांधी जी के नाम की माला जपती है. और 2 अक्टूबर 30 जनवरी को गांधी जी की समाधि राजघाट पर जाके फूल चढ़ाती है, भले ही कोई भी पार्टी पावर में हो. सो नोबडी कैन अपोज हिम पब्लिकली. ये स्टैचर है गांधी जी का. नेहरू को अपोज किया जा सकता है पर गांधी जी को नहीं. सो इट शोज कि आज तक अपनी मतलब उनकी मौत को अब इतने साल हो चुके हैं, मोर देन 75 ईयर्स, बट आज भी वो इंडिया के सबसे बड़े लीडर हैं. So it shows the impact he has still इतने साल बाद भी. अच्छा ऋषि, एनी कंक्लूडिंग थॉट्स? कोई बात रह गई हो तो प्लीज ऐड कीजिएगा. जी, मैं वही खिलाफत मूवमेंट के बारे में कहना चाहूंगा कि खिलाफत मूवमेंट पर उनको क्रिटिसाइज किया जाता है,
पर इसमें आपको ये देखना पड़ेगा बिकॉज ही वॉज अ पॉलिटिकल लीडर, ही वॉज अ पॉलिटिशियन। तो पॉलिटिशियन का ये काम होता है कि वो अपने कॉज में पूरे देश के लोगों को अपने साथ लेकर चले। एंड गांधी जी न्यू कि मुझे जो है मुसलमानों का सपोर्ट नहीं है, तो अब वो मुसलमानों का सपोर्ट कैसे मिल सकता है? तो खिलाफत मूवमेंट उनको एक ऐसा वेन्यू लगा कि इसमें जो है मुसलमानों का सपोर्ट मुझे मिल सकता है, क्योंकि खिलाफत मूवमेंट के बेस में क्या था? एंटी ब्रिटिश, राइट? क्योंकि वहां भी ब्रिटिशर्स थे अपोनेंट, यहां भी ब्रिटिशर्स थे अपोनेंट, वहां भी ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का मसला था, यहां भी ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का मसला था। तो गांधी जी को ये लगा कि मैं अगर सपोर्ट करता हूं खिलाफत मूवमेंट को, तो मुसलमान जो है वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे। और ऐसा हुआ भी कि उस टाइम जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी वो उसके बाद कभी नहीं कायम हो पाई। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जो मुसलमानों ने सपोर्ट किया, वो फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट में मुस्लिम पार्टिसिपेशन वाज नेग्लिजिबल, जिसको हिस्टोरियंस ने एक्नॉलेज किया है कि मुसलमानों का उसमें भागीदारी ना के बराबर थी, जो बाद के दो मूवमेंट्स थे। तो इसको देखे कह सकते हैं कि इट वाज लाइक प्रैग्मेटिज्म एंड क्विड प्रो को। तो गांधी जी का ये था लाइक एक्सपेक्टेशन मुसलमानों से कि आप इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट और काउ प्रोटेक्शन को सपोर्ट करें। तो मुसलमानों ने कहा कि अब से हम गौकुशी नहीं करेंगे और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे, और उधर से फिर गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया। तो ये बैकग्राउंड है। बट एट द एंड इन 1947 आई गेस गांधी जी ने खुद कहा था कि आई हैड नो बिलीफ इन खिलाफत एंड आई हैड नो कन्विक्शन इन द कॉज ऑफ खिलाफत। मुझे खिलाफत में कोई बिलीफ नहीं था, ना कुछ उससे लेना देना था। मैंने उसको सपोर्ट सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि मुसलमानों के इमोशंस उससे काफी ज्यादा जुड़े हुए थे, और अगर मैं सपोर्ट नहीं करता खिलाफत मूवमेंट को तो मुसलमान उसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करते। तो ये मेरा पूरा इसका मेरा इंटेंशन यही था। तो इसको आप कह सकते हैं कि उन्होंने खुद एक्नॉलेज किया कि आई हैड नो बिलीफ इन दिस कॉज। नहीं, लेकिन ऋषि फिर बात ये आती है ना कि एक ऐसी चीज जिस पे आप खुद बिलीफ नहीं रखते उसको आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? और फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि वो पहली ऐसी मूवमेंट थी जिसमें रिलीजन जो है वो पॉलिटिक्स में आया, यस। और जिसके जो है रिजल्ट्स अच्छे नहीं निकले इंडिया के लिए, पूरे इस रीजन के लिए। और इसके बारे में एक और मिथ है कि जिन्ना ने अपोज किया था खिलाफत को, पर ऐसी कोई बात नहीं है। जिन्ना वाज अ सपोर्टर ऑफ खिलाफत। हाँ, पर जिन्ना ने इसको अपोज किया था कि खिलाफत मूवमेंट जैसे चल रहा है दिस इज नॉट द करेक्ट वे, बिकॉज तब तक जो है जिन्ना ही वाज सपोर्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स एंड ही डिडंट लाइक मास पॉलिटिक्स। पर बाद में जिन्ना ने भी वही चीज की, और जो जिन्ना ने क्राइम किया डायरेक्ट एक्शन डे में, उसको भी आप देख सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि जिन्ना अपोज द खिलाफत लाइक दैट, बट ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन जिन्ना साहब ने उस मूवमेंट की सपोर्ट हाँ, नहीं की कि जो लोग ये कह रहे थे कि मुसलमान जो हैं अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचें और यहाँ से अफगानिस्तान चले जाएं, इंडिया छोड़ दें, और उसके बहुत डिजास्टरस रिजल्ट्स निकले। जो लोग इस तरह गए उनको अफगानिस्तान में लूट लिया गया, कुछ मारे यस, गए, कुछ जो है लुटे पुटे वापस आए। सो दे रूइंड देमसेल्व्स, सो मेनी मुस्लिम्स, दे बिकॉज रूइंड देमसेल्व्स। at that time Jinnah was very elitist and he didn't like mass politics। और जिन्ना ने तो एक बार यहां तक कहा था कि जो लाइक हाई स्कूल पास हैं, मैट्रिकुलेट्स हैं, उन्हीं को कांग्रेस की मेंबरशिप का के लिए एलिजिबल माना जाना चाहिए। सो इतना ज्यादा एलिटिस्ट मोहम्मद अली जिन्ना थे उस टाइम। अच्छा, आपने कहा कि जिन्ना साहब ने एक क्राइम कमिट किया डायरेक्ट एक्शन डे बनाकर, तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज का ये राइट नहीं होता कि वो जिस तरह भी चाहें अपनी पॉलिटिक्स करें, प्रोटेस्ट करें? ये वायलेंस करने का राइट होता है पॉलिटिकल पार्टीज को। नहीं, वायलेंस तो नहीं था उसमें, तो डायरेक्ट एक्शन डे था ना सिर्फ। तो अब वो क्या, देखिए, जो जो वायलेंस हुई वो किसने की थी? जो लोग मारे गए उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? वो मैंने आयशा मुस्लिम। जलाल से पूछा था। वो कहती है जी वो तो मुंबई, उसका कलकत्ते का जो माफियाज थे, जो डॉन्स थे, उनका था, उन्होंने गड़बड़ की सारी। हाँ, पर लीडरशिप किसकी थी? सोहरावर्दी की तो लीडरशिप थी, और सोहरावर्दी ने एक्सेप्ट भी किया कि आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइट्स। कब और एक्सेप्ट किया उन्होंने? गांधी जी के सामने एक्सेप्ट किया, और ये कई सारी बुक्स में कोट भी किया गया है। सो ही एक्सेप्टेड। और जो सोहरावर्दी का रोल था कि सोहरावर्दी ने जितने भी हिंदू थानेदार थे सबको ट्रांसफर कर दिया था पहले ही,
16 अगस्त के। सो इट शोज कि कुछ कोई सिनिस्टर प्लान था। So direct action day was a big conspiracy by the Muslim League to scare the Hindus and Congress leadership. ये टोटल एम था मुस्लिम लीग का डायरेक्ट एक्शन डे के लिए। लेकिन ऋषि, डायरेक्ट एक्शन डे तो पूरे इंडिया में मनाया गया, सिर्फ कलकत्ता में वायलेंस क्यों हुआ? बिकॉज द लीडरशिप वहां पर जो लीडरशिप थी दैट प्रमोटेड वायलेंस। ये बहरहाल मैंने उसमें भी देखा है। हमीदुल हक चौधरी थे एक 1950s में, वो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर रहे। उनकी मेमोइर्स के हवाले से कुलदीप नैयर साहब ने लिखा है कि उन्होंने ये माना कि उस वायलेंस का जो था स्टार्ट जो था वो मुस्लिम लीग की तरफ से था या मुसलमानों की तरफ से था, लेकिन हिंदू भी पूरी तरह तैयार थे। इस तरह की बात हमीदुल हक चौधरी ने भी लिखी है। ये रिएक्शन तो आता ही है। अब वहां से अगर वायलेंस हो रही है तो उसका रिएक्शन तो आएगा ही, और फिर उसका रिजल्ट यही हुआ कि जो है मतलब पूरे देश में दंगे हुए, और जो आग लगाई गई थी डायरेक्ट एक्शन डे पर, तो उसका एंड जो है वो फिर वो गांधी जी के मर्डर से ही जाके हुआ। तो he had to pay the price for the sins of other people. और जहां तक बात उसकी की जाती है मोपला रेबेलियन की, आई वांट टू कवर दैट आल्सो। मोपला रेबेलियन का बैकग्राउंड ये है कि इट वाज स्टार्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, और फिर वो बाद में हिंदूज के अगेंस्ट हो गया और काफी वायलेंट हो गया। एंड गांधी जी लाइक कॉल्ड इट अ शेम, जो वायलेंस हिंदुओं के खिलाफ हो रही थी वहां पर केरला में। सो ही कॉल्ड इट अ शेम ऑन द कैलिफेट। तो मोपला रेबेलियन पर भी काफी सारा प्रोपेगेंडा किया जाता है। जी ऋषि, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और उम्मीद ये करनी चाहिए कि हम लोग हिस्ट्री से सही सबक थैंक यू सीखें सो मच, थैंक यू। और फ्यूचर के लिए हम कोई अच्छा लाहेअमल, कोई अच्छी स्ट्रेटजी बना सकें और अमन और सुकून के साथ, खुशहाली के साथ रह सकें। थैंक यू। यस सर।